हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, हम जब भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन अराइज होता है, जिस पर हमको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बजट 2024 के अमेंडमेंट्स विद एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर और टैक्सेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम जब भी किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन आता है और उस कैपिटल गेन पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने हमारी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग, हमारा फ्लैट, कोठी, विला, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप सेल करते हैं तो इन पर कैपिटल गेन आता है, जिस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, अब इस कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन और टैक्सेशन कैसे होती है ये हम बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले कैपिटल गेन जो हमारा होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ ना मैं, आज केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बताऊंगी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो तरह के कैपिटल गेन आपका हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका कैपिटल गेन कैसा है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को 2 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हैं, आपने उसको परचेज किया प्रॉपर्टी को और 2 साल भी नहीं रखा, आपने उसको सेल कर दिया, कौन सा गेन अराइज हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन सा टैक्स देना होगा आपको? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को कम से कम 2 साल रखते हैं अपने पास, उसके बाद में उसको सेल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब मैंने आपको क्या बोला? गेन पर टैक्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने प्रॉपर्टी सेल की, 10 लाख की प्रॉपर्टी मैंने सेल की, तो क्या 10 लाख पर टैक्स होगा? नहीं, टैक्स किस पर निकलता है? गेन। गेन मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी चीज का प्रॉफिट क्या होगा? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पर हमको टैक्स देना होता है। ठीक है, देखिए जो कैपिटल गेन है वो मैंने ये चीज इस स्लाइड में लिखी है। 2 तरह के कैपिटल गेन। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कैसे पता चलेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग। आपने उसको 2 साल के अंदर अंदर सेल किया, 2 साल से कम ही होल्ड किया है, तो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आपने उसको सेल कब किया है? 2 साल, मिनिमम 2 साल रखने के बाद, क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमें ये डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इस गेन की कंप्यूटेशन अलग होती है और टैक्स अलग तरह से निकलता है, और इस गेन की कंप्यूटेशन अलग होती है और टैक्स अलग तरह से निकलता है ना। देख, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करेंगे। पहले कंप्यूटेशन देखनी है ना, तभी तो जब हम गेन को कंप्यूट करेंगे तभी तो उस पर टैक्स निकालेंगे। कंप्यूटेशन कैसे होती है? मेथड ऑफ कंप्यूटेशन सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स में दे रखा है। सेक्शन 48 बताता है इनकम टैक्स का कि हम कैसे कंप्यूट करें अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सेल कंसिडरेशन। हमें कितना पैसा रिसीव हुआ बायर से, वो ले लेंगे हम, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या? एक्सपेंडिचर इनकर्ड। हमने प्रॉपर्टी सेल की, कमीशन एजेंट के थ्रू की, हमने उसको कमीशन दिया एजेंट को, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। तो हमने 10 लाख की प्रॉपर्टी सेल की थी, उसमें से 50,000 रुपए तो हमने उसको कमीशन दिया, हमारे पास नेट कितना रिसीव हुआ? वो होगा हमारा सेल प्राइस, मतलब नेट सेल प्राइस। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे सेल कंसिडरेशन से। और क्या माइनस करेंगे? परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने वो प्रॉपर्टी जब एक्वायर की थी कितनी की थी? हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स तो होंगे, उससे पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, वो हम माइनस कर देंगे, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट। अगर हमने उस प्रॉपर्टी पर कोई बड़ा कैपिटल नेचर का खर्चा किया है, जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, हमने उस पर व्हाइट वॉश कराया, नल खराब हो गया था वो ठीक करा दिया, कहीं दीमक लग गई थी वो ठीक करा दी, तो क्या ये इम्प्रूवमेंट में आएगा? नहीं, ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं।
कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि ग्राउंड फ्लोर था प्रॉपर्टी का, जब हमने परचेज की थी हमने बाद में उसमें फर्स्ट फ्लोर भी ऐड करवा दिए, ये होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है जिससे। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम माइनस करते हैं कंप्यूटेशन में, वो भी माइनस कर देंगे, अगर कोई है तो माइनस कर देंगे, क्या निकल आएगा फिर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर देना होगा टैक्स, बहुत इजी है। टैक्स कैसे लगेगा, स्लैब रेट से। आपकी जो और भी इनकम होंगी, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी की इनकम होगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं तो पीजीवीपी की इनकम होगी, उनके साथ आप इनको मिला दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। ये जैसे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, उस हेड में ये आपकी इनकम आ जाएगी और फिर आप उस पर टैक्स निकाल लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप न्यू टैक्स रिजीम से अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और आपकी इनकम इसको मिलाने के बाद में आती है 6 लाख रुपए, तो आप पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। रिबेट के हिसाब से आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको रिबेट मिल जाएगी। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। और अगर 7 लाख को क्रॉस कर गई तो आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 20%, 30%, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन और टैक्सेशन होती है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सेल प्राइस में से अपनी जो एक्चुअल कॉस्ट है और एक्चुअल इंप्रूवमेंट है माइनस कर दो और उसको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स दे दो, ठीक है। क्लियर, इतनी चीज क्लियर होगी एकदम। चलो अब ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गाइस जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं ना तो बहुत ही कम ऐसा हो कि हम उसको शॉर्ट टर्म में सेल कर दें, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी चीज होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी तो जैसे हम रहते हैं जिसमें, तो वो तो दादा परदादाओं के जमाने की होती है, तो प्रॉपर्टी को इतनी जल्दी सेल नहीं किया जाता। तो ज्यादातर प्रॉपर्टी हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं, तो ये कैसे कंप्यूट करेंगे, इसमें भी पहले हम सेल प्राइस ले लेंगे, जो भी हमें पैसा रिसीव हुआ है ना, जो हमने अभी बताया था सेम वही सेल प्राइस ले लेंगे और उसमें से जो भी हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो माइनस कर देंगे, एकदम क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे, वो माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आएगा। डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कंप्यूटेशन में डिफरेंस क्या होता है, इंडेक्सेशन का। यहां पर निकलती है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये क्या होता है इंडेक्सेशन, है ना। देखिए गाइस, अगर मैं बोलूंगी कि मैंने कोई प्रॉपर्टी आज 10 लाख की सेल की थी और वो मैंने 40 साल पहले मेरे दादा परदादा ने वो ली थी 10,000 रुपए में, तो क्या उसकी कंप्यूटेशन करनी ठीक होगी कि 10 लाख में से मैं 10,000 माइनस करूँ कि ये ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी बड़ी है, तब के और आज के पैसे में कितना डिफरेंस है, तो इन्फ्लेशन का जो अमाउंट है वो भी तो हमको एडजस्ट करना चाहिए ना, इन्फ्लेशन बेनिफिट भी तो हमें लेना चाहिए। वो प्रॉपर्टी आज के हिसाब से कितने की होगी, उसको जब हम इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, 2 साल मिनिमम आपको होल्ड करना, उसके बाद आप सेल करोगे। अब आप 40 साल बाद सेल कर रहे हो, 50 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कितना भी हो सकता है। तो उस वाले केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो जरूर लेना जरूरी होता है ना, क्योंकि महंगाई के हिसाब से भी तो आप अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे। ये चीज होती है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कंप्यूटेशन में ये डिफरेंस होता है। अभी मैं उसकी कंप्यूटेशन की बात करूँ, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाती है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ली जाती है। अब ये इंडेक्सेशन इतना क्लियर होगा ना। अब ये इंडेक्सेशन निकाला कैसे जाता है, इंडेक्सेशन के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हम पहले क्या देखते हैं, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखते हैं। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल डिटरमाइन करती है और ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई कर देती है। किसको, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को, मतलब हर साल का इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ है उसका एक पैरामीटर होता है ये, तो उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, डिटरमाइन करती है। और आपको कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से बहुत इजीली मिल जाता है आपको। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा होता है CII
तरह से होता है CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी 2001-2 में अगर उसका CII 100 था तो आज उसका CII कितना हो गया 363। ठीक है, महंगाई का एडजस्टमेंट है, ये इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट। 2-3 में अगर 105 था तो आज कितना हो गया 363, 109। तो अगर 23-24 में कितना था 348। इस हिसाब से आप अपनी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना उसको आप इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी में इन्फ्लेशन का बेनिफिट आपका क्या आया। ये होता है, आप देख ले, मैंने तो बीच के लिखे नहीं है। आप जब किसी वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे ना तो आपको बहुत इजीली कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वहां पर मिल जाएगा। इस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को, आज की वैल्यू पर ले आते हैं। महंगाई का जो इन्फ्लेशन का बेनिफिट है उसको एडजस्ट करके आज की वैल्यू पर ले आते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2001 में खरीदी थी 10,000 रुपए में, उस टाइम उसका CII क्या था? अभी हमने देखा था 2001 का CII था 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज नहीं 100 था उस टाइम का CII। और आज सेल कर रहे हैं हम उसको, आज सेल कर रहे हैं सितंबर 2024 में, तो आज का CII 24-25 का CII कितना है 363। तो वो प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 10,000 की प्रॉपर्टी 3,63,000 की। मतलब आप देख रहे हो 10,000 की प्रॉपर्टी जब हमने उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर दिया तो 3,63,000 की हो गई वो। राइट? ये होता है इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट, इन्फ्लेशन का बेनिफिट जो जरूरी होता है। ठीक है, अब एक मिनट इसके टर्म्स को, इन चीजों को और देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो क्या था ना कि आप नॉर्मली आप 2 साल 1-1.5 साल आपने होल्ड किया और सेल कर दिया, वहां तो इतनी सारी चीजें नहीं थी। यहाँ थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखिए पहले सेल कंसिडरेशन, इस चीज को मैं बता दूं कि आपका सेल प्राइस गाइस याद रखना है आपको, आप किसी प्रॉपर्टी को सर्कल रेट से कम पर सेल नहीं कर सकते। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे मिनिमम आपको सर्कल रेट पे उसको सेल करना होगा। सर्कल रेट क्या होती है? सर्कल रेट स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। हर एक स्टेट का सर्कल रेट अलग अलग होता है, हर सिटी का सर्कल रेट अलग अलग होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक स्टैंडर्ड रेट प्रॉपर्टी का डिटरमाइन करती हैं, तो आप उससे कम पर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। तो जो आपको उसके बाद में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन में आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी होती है ना, वो सर्कल रेट के हिसाब से ही पे करनी होती है। तो सर्कल रेट से कम पर आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गाइस, जैसे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसकी कॉस्ट जो हमने खरीदी होगी प्रॉपर्टी, हो सकता है वो 20 साल 30 साल 40-50 साल कितनी भी पुरानी हो सकती है। उस वाले केस में गवर्नमेंट ने एक ईयर डिसाइड कर रखा है 2001। ठीक है, अगर आपकी वो आपने परचेज कर रखी थी प्रॉपर्टी, अगर आपकी 1 अप्रैल 2001 के बाद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो, उसको इंडेक्स्ड कर दो CII के हिसाब से, जो इन्फ्लेशन का बेनिफिट है उसको एडजस्ट कर लो और माइनस कर दो। ठीक है, एक केस क्या हो सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी तो बहुत पुरानी है, मतलब 2001 से पहले की प्रॉपर्टी है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। उस वाले केस में गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि आपने वो प्रॉपर्टी जब भी, जिसने भी परचेज की हो वो प्रॉपर्टी, वो तब की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या 1/4/2001 की आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो या फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो और इसको इंडेक्स कर दो। देखिए गाइस, जब भी हम गेन निकालते हैं तो हमारा गेन कैसे होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, है ना गेन। आप जब टैक्स देंगे तो इस गेन पर ही तो टैक्स देंगे आप, है ना। आप क्या चाहेंगे कि आपका गेन, आपका प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। अब प्रॉफिट कम होने के लिए या तो आपका सेल प्राइस कम हो,
सेल प्राइस आपका सर्कल रेट होगा, आप क्या चाहेंगे, या फिर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा हो, तभी तो डिफरेंस कम होगा। अगर आपका परचेज प्राइस बढ़ जाएगा उस प्रॉपर्टी, मतलब आपका यहाँ पर परचेज प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका गेन कम निकलेगा, और गेन कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, यही तो चाहेगा हर कोई। समझ में आ रहा होगा ना। तो आपका बेनिफिट क्या है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू लो, क्योंकि इतनी पुरानी प्रॉपर्टी का जब आप कॉस्ट लेंगे तो वो कम ही होगी, और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल की ज्यादा ही होगी उसके कंपैरिजन में। बहुत लॉजिकल है ये चीज। तो ये ऑप्शन तो है, लेकिन पर्सन फेयर मार्केट वैल्यू ही लेते हैं 1 अप्रैल की। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, तो फेयर मार्केट वैल्यू लोकल एरिया के लोग ही डिसाइड करते हैं, बायर सेलर यही फेयर मार्केट वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ये कोई इसमें गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बताती हो फेयर मार्केट वैल्यू, गवर्नमेंट तो सर्कल रेट बताती है। अब आप क्या चाहोगे फेयर मार्केट, आप तो बोलोगे कि फेयर मार्केट वैल्यू, कुछ भी बोल दोगे, ज्यादा ही बोलोगे, आप तो चाहोगे कि मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा आ जाए जिससे मेरा गेन कम निकले, है ना। तो उस वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला है फेयर मार्केट वैल्यू आप ले लो 1 अप्रैल 2001 की, हम कह रहे हैं आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो उस टाइम की सर्कल रेट मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो आप फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, बट अप टू सर्कल ड्यूटी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे ज्यादा वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती, ये कंडीशन है। तो आपको क्या याद रखना है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आपकी प्रॉपर्टी अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद की खरीदी हुई है तो आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, लेकिन अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले की खरीदी हुई है तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आप 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, बट वो उस टाइम की सर्कल रेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्लियर। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने बता दिया क्या होता है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में के भी 2 केस हो सकते हैं, या तो आप 1 अप्रैल 2001 के बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी में कैपिटल नेचर का खर्चा करेंगे, एक्चुअल बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिया जाएगा। 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने कोई खर्चा किया है, उस वाले केस में आपके कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को गवर्नमेंट इग्नोर कर देगी, वो नहीं लिया जाएगा। अप्रैल 2001 से पहले के कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपकी प्रॉपर्टी के, वो इग्नोर कर दिए जाएंगे, उनको नहीं लिया जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सेक्शन होता है सेक्शन 55 सब सेक्शन नंबर 2। वो क्या कहता है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बायर पे करता है, ठीक है, असेट के लिए, ठीक है, और उसमें जो उस टाइम पे उसने एक्सपेंडिचर इनकर करे होंगे, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और रजिस्ट्रेशन फीस। कौन पे करता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और रजिस्ट्रेशन फीस को, जब हम प्रॉपर्टी को जब हम प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, रजिस्ट्रेशन फीस है, तो कौन पे करता है, बायर पे करता है, ये सेलर पे नहीं करता। तो बायर की ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाती है, ठीक है। ये होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है 2001 से पहले, उस वाले केस में आपके पास क्या है, ऑप्शन है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ऑफ द असेसी। असेसी के पास ऑप्शन है कि वो उसकी क्या ले सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता है, बट इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होगी उसको एक्सीड नहीं कर सकता। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, वो ही लिखी हुई है। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का सेक्शन 55 सबसेक्शन नंबर 1 होता है। क्या है ये, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर किया आपने, ठीक है, मेकिंग एनी एडिशन या ऑल्ट्रेशन टू द असेट, मतलब प्रॉपर्टी में आपने किया, कब किया, 2001 के बाद में, ठीक है, 2001 के बाद में आपने किया वो, तो 2001 के पहले किया वो इग्नोर कर दिया जाएगा। ये चीज समझा दी मैंने आपको। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। आप इस पर टैक्स निकालेंगे। इस पर टैक्स कितना गवर्नमेंट कहती है, कितना टैक्स दोगे आप, 20%। तो इस तरह से कंप्यूटेशन होती थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, इस तरह से टैक्स निकलता था। अब मूवी में आ जाता है बजट 2024। बजट 2024 आया, उसने कैपिटल गेन में बहुत सारे चेंजेस किए। कैपिटल गेन्स की
होल्डिंग पीरियड को चेंज किया गया। मैं ओवरऑल कैपिटल गेन के बारे में बता रही हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रही। कैपिटल गेन्स की होल्डिंग पीरियड, काफी सारी कैपिटल असेट्स की होल्डिंग पीरियड, काफी सारी कैपिटल असेट्स की होल्डिंग पीरियड को चेंज किया गया। उनकी टैक्स रेट्स को चेंज किया गया। आप जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करते हो STT ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसको भी इंक्रीज किया गया 1 अक्टूबर से। अब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 अक्टूबर से, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 से जो STT आप पे करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो भी बढ़ने जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो हुई, जिसने हल्ला मचा के रख दिया, वो क्या हुआ? इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब आप जैसे शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन कर देना, एक्चुअल बेसिस पे सेल कंसीडरेशन ले लिया, एक्सपेंडिचर ले लिया, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो कितनी पुरानी प्रॉपर्टी, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लो। इसमें लेकिन केस वही था कि 1/4/2001 से पुरानी होगी तो फेयर मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, और इम्प्रूवमेंट के केस में 1 अप्रैल 2000 पहले की हो तो वो इग्नोर कर दी जाएगी। मतलब 1 अप्रैल 2001 के बाद में अगर आपने ली है तो एक्चुअल लो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे हम। गवर्नमेंट ने ये बोला। फिर गवर्नमेंट ने एक टॉफी दे दी, क्या बोला कि हम ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो ले रहे हैं, लेकिन हम आपका टैक्स रेट भी कम कर देंगे। हम देखो 20% बोलते थे ना कि 20% टैक्स दो आप हमको, हम 12.5% टैक्स लेंगे अब आपसे। इंडेक्सेशन हमको दे दो और टैक्स रेट को कम कर लो, 12.5% कर लो, ठीक है। अब जनता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लोगों ने तो हल्ला मचा के रख दिया। जो इन्वेस्टर्स थे, प्रॉपर्टी के ओनर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने, और जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने भी बहुत अपोज किया इसको, इस अमेंडमेंट को। उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो 23 जुलाई के बाद में, 23 जुलाई या उसके बाद में किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो जो आपने खरीदी थी 23 जुलाई से पहले, ठीक है। सेल कब कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो ऑन 23 जुलाई, ऑन और आफ्टर। जुलाई में आया था इंटरिम बजट, उसने ये चेंज किया था, इस वजह से ये आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 23 जुलाई या उसके बाद में किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी, जो आपने पहले की खरीद रखी थी, उस वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है हम आपको ऑप्शन देंगे। पहले तो आप क्या करो, अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करो नए टैक्सेशन के हिसाब से, जो हमने अमेंडमेंट किया है। क्या अमेंडमेंट है कि आप सेल प्राइस लो, एक्सपेंडिचर माइनस करो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो और उस पर 12.5 से आप टैक्स दो। ये करो। अगर क्या होता है कि आपका कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा आता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप जैसे पहले कैलकुलेट करते थे ना 23 जुलाई से पहले, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेकर और फिर उस पर 20% टैक्स ऐसे निकाल लो। अगर आपका मतलब अगर आपका टैक्स इसमें कम आता है ना, तो फिर आप इसी पर टैक्स दे दो, यही टैक्स दे दो, एक्सेस को इग्नोर करो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। पहले हम इंडेक्सेशन के बेनिफिट को लेते थे और जो आता था कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर 20% टैक्स लगाते थे। उसके बाद में अमेंडमेंट आई बजट में, जिसमें बोला गया 23 जुलाई या उसके बाद में अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हो, किन प्रॉपर्टी को, जो आपने पहले एक्वायर की हैं 23 जुलाई से पहले जो एक्वायर कर रखी हैं, उनको सेल करोगे, तब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन 12.5 से टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स रेट कम कर दी, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका टैक्स यहाँ पर ज्यादा आ रहा है तो आप 20% इस तरीके से, जो ओल्ड कैलकुलेशन है उस हिसाब से आपका जो टैक्स आएगा आप वो पे कर दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया यहाँ पर, लेकिन ये किन प्रॉपर्टीज के लिए, जो पहले हमारे पास थी, पहले से थी। अब जो प्रॉपर्टी 23 जुलाई या उसके बाद में किसी ने खरीदी है, उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जब आप सेल करेंगे तब। क्लियर हो जाना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देख लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मिस्टर एक्स ने सेल किया, हाउस सेल किया 31 जुलाई 2024 को कितने में? 55 लाख रुपए में। ठीक है, 55 लाख रुपए सेल प्राइस है हाउस का। परचेज किया था हाउस 50 लाख रुपए का। परचेज कब किया था? 15 फरवरी 2023 को परचेज किया। और सेल कब किया? सबसे पहले हमको क्या देखना होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। 15 फरवरी 2023 को परचेज किया था और जुलाई 24 को सेल कर दिया, मतलब 2 साल के अंदर, 2 साल से पहले ही सेल कर दिया। क्या निकलेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बहुत इजी है। सेल कंसिडरेशन कितना है हमारा? 55 लाख रुपए। परचेज हमने कितने में की थी प्रॉपर्टी? 50 लाख रुपए पे। हमारा कैपिटल गेन कितना निकला? 5 लाख रुपए। इसको हमारा टैक्स कैसे लगेगा? स्लैब रेट से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं था, जैसे पहले कंप्यूटेशन थी वैसी ही थी, और स्लैब रेट से टैक्स था वैसे ही टैक्स लगेगा। नो चेंज इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, चेंज किस में हुआ था? केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। ध्यान रखना है आपको, और कैलकुलेशन के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर्टी कब सेल कर रहे हैं, 23 जुलाई या उसके बाद में। नए के हिसाब से ऑप्शन है, नया और पुराना दोनों कैलकुलेट करो। जो कम जहां पर आए टैक्स वहां पर उसके हिसाब से टैक्स दे दो। ठीक है, ये है। और ओल्ड में ओल्ड के हिसाब से करना, अगर आपने पहले प्रॉपर्टी सेल कर रखी है तो। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स ने परचेज की हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपए की। कब परचेज की थी? मई 1975, मतलब आपने 2001 से पहले की परचेज कर रखी है। आपको याद रखना है क्या कि फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन है आपके पास, सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, एक्सपेंस उसने इनकर किए। कंस्ट्रक्शन करवाया उसने, फर्स्ट फ्लोर बनवाया था 82-83 में, मतलब अप्रैल 2000 पहले से, ये 2001 से पहले का कंस्ट्रक्शन है, तो इसको तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा ना। कंस्ट्रक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गई, वो इग्नोर करना पड़ेगा। फिर कंस्ट्रक्शन करवाया, सेकंड फ्लोर बनवाया था उसने 2-3 में 1 लाख रुपए का, ये हम लेंगे। 2001 से एक के बाद का कंस्ट्रक्शन इम्प्रूवमेंट तो लेंगे। फिर 12-13 में बनवाई थी 8 लाख रुपए में, ये भी लेंगे। ठीक है, अब उसने प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू बता रखी है 18 लाख रुपए की थी, हमें फेयर मार्केट वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना, 2001 से पहले की थी तो फेयर मार्केट वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 15 लाख रुपए थी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो एक्सीड करी ना फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक लेंगे उसकी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल गई यहाँ पर। हाउस प्रॉपर्टी सेल की है मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ रुपए में, और उसके ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने हैं? 50,000 रुपीज। कंप्यूट करना है हमें कैपिटल गेन। यहाँ पर जो CII है वो उनसे रिलेटेड जो ईयर्स है उनका दे रखा है। कैसे कंप्यूट करेंगे? साथ में कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम सेल प्राइस। सेल प्राइस हमको पता है 1 करोड़ रुपए में सेल की है। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से जो एक्सपेंडिचर इनकर किया उसने ट्रांसफर से रिलेटेड। एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया था उसने? 50,000 रुपीज किया था शायद, है ना। 50,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखा हुआ है, 50,000 रुपए का एक्सपेंडिचर। नेट सेल प्राइस हो गया, माइनस क्या करना है अब हमको? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर हम दोनों तरीके से निकाल रहे हैं। पहले हम मान रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी को कब सेल किया है, हमने प्रॉपर्टी को मानेंगे अगर हमने 22 जुलाई या उससे पहले सेल किया है तब का निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कि हमने प्रॉपर्टी को जब 23 जुलाई या उसके बाद में सेल किया है, पहले हम पहले का निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी कितनी थी? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख, स्पेस नहीं है यहाँ पर, तो 15 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। इसको हम इंडेक्सेशन बेनिफिट इसका ले लेंगे, तो 15 लाख कब की थी? 1 अप्रैल की 2001 की। तो फाइनेंशियल ईयर 1-2 का क्या है? 100 है CII, और इस साल का क्योंकि हम कब सेल कर रहे हैं उसको 24-25 में सेल कर रहे हैं ना, तो 24-25 में सेल कर रहे हैं, 24-25 का CII कितना है? 363। इस हिसाब से ले लेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। पहले का जो था 2001 से पहले का वो हम इग्नोर कर देंगे, 50,000 रुपए। बाद का लेंगे 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख का। अब ये हमने कब किया? 2002-3 का CII कितना हो गया? 105 इंटू, और आज के हिसाब से CII कितना है? 363। फिर उसके बाद में एक और है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारी, कितनी? 8 लाख की, 12-13 की, 8 लाख
12-13 का जो CII है वो 200 है, ठीक है, और आज का कितना है 363, ये ले लेंगे, माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इस पर कितना निकाल देंगे 20% टैक्स। ये कब का है, जब हम प्रॉपर्टी को 22 जुलाई या उससे पहले सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, चलिए अभी बाद में देखते हैं, 22 जुलाई है उससे पहले सेल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने प्रॉपर्टी 23 जुलाई को या उसके बाद में सेल की है तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 1 करोड़ रुपए, तो यही रहेगा। फिर उसके बाद में एक्सपेंडिचर है वो भी हम माइनस करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब्जेक्ट टू फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो 15 लाख इंडेक्स्ड नहीं करेंगे इसको, यहाँ पे ये 15 लाख ही आएगा। और इसको इग्नोर करेंगे, हम पहले करते थे अभी भी करेंगे, क्योंकि ये 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट है। 2001 के बाद के इम्प्रूवमेंट ले लेंगे 1 लाख और 8 लाख, 1 लाख 8 लाख ने यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया है, हमें लेना नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे, यार यहाँ पर लेते हैं 15 लाख, 1 लाख और 8 लाख, ठीक है, ये आ गया। इस पर हमें कितना टैक्स देना है 12.5%। पहले तो हम ये कंप्यूट कर लेंगे, उसके बाद में हम इस तरीके से ओल्ड कैलकुलेशन के हिसाब से कंप्यूट करेंगे, और जो कम आएगा उस पर हम टैक्स दे देंगे। यही चीज आगे है। सेल कंसिडरेशन 1 लाख का है, एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए के, ये कब है, जब हमने 23 जुलाई 2024 से पहले करा है, ये 23 जुलाई या 2024 है उसके बाद में सेल की है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 24-25 ही है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बताई थी ना यहाँ पे, वही है 15 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 363, 15 डिवाइड 100 इंटू 363, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1 डिवाइड बाय 105 इंटू 363, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल वही है। एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले ली, कॉस्ट ऑफ ये थर्ड फ्लोर की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले ली, माइनस करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, 20% से हमने टैक्स लगाया, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ गया इतना। दूसरा, हमने बाद में 23 जुलाई को और उसके बाद में जब हमने सेल की है तो हमारा सेल कंसिडरेशन आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ली, माइनस किया, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, टैक्स लगाया इस पे 12.5% का, वो टैक्स आया 943,750, 9,43,000 का। फिर हम ओल्ड के हिसाब से कंप्यूट करेंगे, क्योंकि सेम ईयर है ना, तो कैलकुलेशन ये होगी ओल्ड के हिसाब से जब करेंगे। इस पे टैक्स कितना निकला 541, तो क्योंकि ये कम है 5,41,000, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इतना टैक्स दे देंगे, ठीक है, हम इतना जो एक्सेस है इसको इग्नोर करके टैक्स इतना दे देंगे, ये टैक्स देंगे अब हम, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल एग्जाम्पल में सारी चीजें कवर कर ली है मैंने, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाए थे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, कोई क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।